Hello everyone. Today we will revise our synthetic fiber and plastic chapter and what we have discussed earlier, and today we will also revise the summary of this chapter. So let's start. Our third chapter is synthetic fibers and plastics. Got it? In this chapter we will discuss we have discussed about what are synthetic fibers and what are plastics. Dear students, we know that we have two types of fibers, natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers are those fibers which are obtained from natural sources, okay, which are found in nature. So we can extract them from natural sources. These are called natural fibers. Generally, fiber means thin filament like structure, and we combine thin filament like structure and fabric is prepared. Got it? And synthetic fibers, as name suggests, they are synthesized in lab, or they are called man-made fibers, which are synthesized in laboratory with the help of some chemicals. Got it? तो हम लोग यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर्स की बात करेंगे बिकॉज अवर चैप्टर डिस्क्राइब्स सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं और लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं. तो ठीक है, तो उसको कैसे हम बनाते हैं? वी टेक सम केमिकल्स and we join these chemicals and we produced synthetic fibers. Got it? अब ये जो केमिकल्स होते हैं वो कैसे ज्वाइन किए जाते हैं? तो दीज सिंगल केमिकल इज कॉल्ड मोनोमर, एंड मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट. ठीक है, सिंगल यूनिट को हम रिपीटेडली कंबाइन करते हैं तो सिंगल यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर. और मोनोमर्स डिफरेंट सेम मोनोमर्स लिए जाते हैं A+A+A, और इन सब मोनोमर्स को जोड़ के क्या बना दिया जाता है? पॉलीमर. एंड दिस पॉलीमर इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. गॉट इट? एंड इफ द सिंथेटिक फाइबर और जो सिंथेटिक जो केमिकल है वो हमें रेजिन फॉर्म में मिला है और हम उसको हार्ड कर देते हैं, तब वो कहलाता है प्लास्टिक. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में अच्छा एक और बात, ये जो मोनोमर्स हम ज्वाइन करते हैं ना, जैसे सपोज हम नेकलेस बनाते हैं तो एक मोती लेते हैं फिर दूसरा मोती लेते हैं, तो ऐसी एक एक बीड्स को हम इकट्ठा करके एक नेकलेस बना देते हैं. तो ऐसी एक मोनोमर लेते हैं फिर दूसरा मोनोमर लेते हैं, डिफरेंट मोनोमर्स को लेके हम पॉलीमर बना देते हैं, तो हमारा सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही जो मोनोमर्स होते हैं वो लैब में टू टाइप के अरेंजमेंट से ज्वाइन किए जा सकते हैं. अगर हम इस अरेंजमेंट को लाइन में अरेंज करते हैं लीनियरली, ठीक है, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट. ठीक है, और अगर हम मोनोमर्स को ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स. गॉट इट? तो मोनोमर्स को टू टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं. अब हम आते हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स हैं. तो ये मैंने डिस्कस कर ही लिया कि फाइबर्स जो होते हैं वो टू टाइप के सोर्सेज से हम बना सकते हैं. नेचुरल सोर्सेज से तो वो कहलाते हैं नेचुरल फाइबर, फॉर एग्जांपल कॉटन, सिल्क एंड वूल. ठीक है, तो दूसरा है सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स कैसे फाइबर्स होते हैं? मैन मेड फाइबर्स. ओके, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग सम केमिकल्स इन लेबोरेटरी. गॉट इट? अब हमारे सिलेबस में ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं. सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन. सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेयॉन क्या है. रेयॉन क्या था कि बहुत पुराने एंशियंट टाइम्स में ना जो सिल्क होता था, तो सिल्क बहुत एक्सपेंसिव होता था और सिल्क का जो प्रोडक्शन होता था वो लिमिटेड होता था, क्योंकि हम जानते हैं सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें सिल्क. ओके, तो क्या होता था कि उसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना हम सिल्क जैसा ही, जो सिल्क अपीयरेंस टाइप का है और केमिकल यूज़ करके सिल्क जैसा ही फाइबर बनाएं. तो उन्होंने क्या किया कि
सोर्स नेचुरली रखा, उन्होंने क्या लिया, सेलुलोज ले लिया, वुड जैसे लकड़ी होती है ना, उसका पल्प ले लिया, सेलुलोज ले लिया, और सेलुलोज में ना कुछ केमिकल्स मिला दिए। कौन से केमिकल मिलाए, उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, कार्बन डाइसल्फाइड यूज किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज किया उन्होंने। तो इस तरह से यूज करके ना उन्होंने गाढ़ा रेजिन बना दिया, और गाढ़े रेजिन को ना स्पिनरेट होती है, स्पिन करने की एक मशीन होती है, उसमें डाल दिया, तो उसमें पतले पतले से फिलामेंट्स निकल गए, और उन फिलामेंट्स को जोड़ के जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जो फाइबर तैयार हुआ उसकी अपीयरेंस बिल्कुल सिल्क जैसी थी। तो उस फाइबर का उन्होंने नाम दिया रेयॉन, और रेयॉन की अपीयरेंस कैसी थी, बिल्कुल सिल्क जैसी। लेकिन इसका जो सोर्स था, है ना, उसका जो सोर्स था वो नेचुरल था, सेलुलोज था। तो इसीलिए ये फर्स्ट मैनमेड फाइबर नहीं कहलाया, ये क्या कहलाया, रीजनरेटेड फाइबर हुआ। और इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, सिल्क जैसी। गॉट इट। तो इस तरह से हम केमिकली हमने सिल्क को बनाया, और उस सिल्क और वो फाइबर का नाम क्या था, रेयॉन। ठीक है, तो रेयॉन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम रेयॉन को जैसे वूल के साथ ऐड कर दे, रेयॉन का जो फाइबर है, तो हमारे कारपेट बन जाते हैं। और रेयॉन को अगर हम बेडशीट्स में ऐड कर दें तो वो हमारी क्या रेयॉन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स कर दें तो हमारी क्या बन जाती हैं, बेडशीट्स बन जाती है। जैसे हम कहते हैं ना मिक्स कॉटन है, तो उसमें कुछ सिंथेटिक फाइबर मिक्स होता है। ठीक है, तो ये जो था रेयॉन, इसका क्या नाम था, इसका दूसरा नाम था आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, और ये फर्स्ट इसका जो सोर्स था वो क्या था, नेचुरल था। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, रीजनरेटेड फाइबर। ठीक है, ओके। सेकेंड फाइबर पे हम आते हैं, नायलॉन। जो नायलॉन फाइबर था वो आपका ये जो है आपका न्यूयॉर्क और लंदन, ठीक है, दो नामों से बना है, न्यूयॉर्क एंड लंदन। और ये जो नायलॉन था वो सबसे पहला मैनमेड फाइबर था, और सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था। इलास्टिक का मतलब होता है जो आसानी से फ्लेक्सिबल हो, खिंच जाए। तो इसीलिए नायलॉन जो फाइबर था वो फर्स्ट मैनमेड फाइबर था। और इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नायलॉन बहुत अच्छा इलास्टिक होता है, नायलॉन लस्ट्रस होता है, शाइनिंग होती है उसमें, और ना नायलॉन स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है। इसी वजह से अगर हम इसके यूजेस देखें तो जो नायलॉन फाइबर होता है वो आपका सॉक्स बनाने में, पैराशूट्स बनाने में, और जो हम माउंटेन्स पे जो रोप्स यूज करते हैं ना, रस्सी, वो भी नायलॉन की बनी होती हैं। तो बिकॉज नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, ओके। और जो वो खेलते हो बैडमिंटन के जो रैकेट्स होते हैं वो भी नायलॉन्स के बने होते हैं। गॉट इट, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है आपका पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर जो है वो आपका थर्ड सिंथेटिक फाइबर है। अच्छा, एक और स्टूडेंट एक बात याद रखना, जब मैं यहाँ लगा रही हूँ ना पॉलीएस्टर, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होंगे वो पॉलीमर्स हैं, डिफरेंट मोनोमर्स को जोड़ के बनाए गए हैं। और जब हम बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ के एक पॉलीमर बनाते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स का बनना, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो जो पॉलीएस्टर है इसमें मोनोमर क्या हुआ, पॉलीवर्ड को हटा दो, क्या बचा, एस्टर। तो जो एस्टर मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं बहुत सारे, एक एस्टर लिया, इन सबको मिला देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, पॉलीएस्टर। तो जो पॉलीएस्टर में जो एस्टर है, जो मोनोमर है, वो आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ये होता है कि जो कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना हो, वो कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हम सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ते हैं ना, जितने भी पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में अभी हैं, आगे भी पढ़ सकते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स, वो सब पता है किससे बनाए जाते हैं, उनके लिए केमिकल कौन सा केमिकल, बेसिक केमिकल यूज किया जाता है, वो सारे पेट्रोकेमिकल्स के जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ना, उनसे बनाए जाते हैं। मतलब जो हमें पेट्रोलियम मिलता है, तो जैसा हमें पेट्रोल दिखता है
उस तरीके का तो अर्थ में मिलता नहीं है हमें पेट्रोल। वो काफ़ी ना ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है, तो उसको पहले साफ किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है। तो जब अपन पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं ना, तो बहुत सारे हमें फ्रैक्शंस मिलते हैं। जैसे थोड़ा सा उसे बॉईल किया तो नीचे एक गाढ़ा लिक्विड रह गया है ना, तो उस लिक्विड को हमने सेपरेट कर लिया। तो ऐसा नहीं है, जब अपन पेट्रोल का डिस्टिलेशन करते हैं ना, साफ करते हैं उसको, तो जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें बीच बीच में, है ना, तो वो यूज़फुल नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से ये फाइबर्स, ये मैन मेड फाइबर्स हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, किससे मिलके बनते हैं, वो पेट्रोकेमिकल से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलके बनते हैं। ठीक है, ओके। तो पॉलीएस्टर जो है, इसका मोनोमर कौन है, एस्टर है, और एस्टर मॉलिक्यूल्स को हम जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है, और हमारा पॉलीएस्टर फॉर्म हो जाता है। और पॉलीएस्टर में ना बहुत एस्टर समझ गए, एस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है पॉलीएस्टर में। और इसमें इसकी स्मेल, जो एस्टर मॉलिक्यूल होता है ना, जो एस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसकी स्मेल जो होती है फ्रूट्स जैसी होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लिखोगे तुम, एस्टर्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग दी फ्रूटी स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेरिलीन। तो टेरिलीन में भी आपका टेरिलीन एक सिंथेटिक फाइबर है ना, इसको बोलते हैं टेरॉन, है ना, टेरॉन बोलते हैं इस फाइबर को। और कहते हैं ना टेरिकॉट, टेरिकॉट है, जैसे उसमें टेरिलीन और कॉटन यूज कर देते, टेरिकॉट फाइबर हो गया। ठीक है, ओके। जो एक्रिलिक फाइबर होता है, एक्रिलिक फाइबर जो होता है ना, इसका मेन यूज क्या है, एक्रिलिक फाइबर बिल्कुल ऐसा लगता है वूल जैसा। तो जो तुम सॉफ्ट टॉयज वगैरह में ऊन देखते हो ना, ये जो ऊन है वो एकदम मतलब अपनी जो नेचुरल वूल होती है ना, उस जैसी टेक्सचर प्रोवाइड करती है हमें, और उस जैसी गर्माहट, हीटिंग इफेक्ट देती है हमें। तो वो जो वूल है ना, सिंथेटिक जो वूल है, वो कौन से फाइबर्स होते हैं, एक्रिलिक फाइबर्स होते हैं। ये याद रखना, जो सिंथेटिक वूल बनाने के काम आते हैं ना जो फाइबर्स, वो कौन होते हैं, एक्रिलिक। अच्छा, अगर हम पॉलीएस्टर में कॉटन मिला दें तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीकॉट। और पॉलीएस्टर में वूल का मिला दें थोड़ा सा तो पॉलीवूल। ठीक है, तो अच्छा तुम एक बात देखना कि जब हम दो फाइबर को मिक्स कर देते हैं, पॉलीएस्टर एंड कॉटन, पॉलीएस्टर एंड वूल, तो ये कहलाते हैं मिक्स्ड फाइबर्स। दो फाइबर्स को हमने मिक्स कर दिया, पॉलीएस्टर एक और एक वूल को मिक्स कर दिया, तो पॉलीएस्टर और ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड फाइबर्स। ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मल्टीपल चॉइस में दे दिया जाता है कि इनमें से टिक करो या ऑप्शंस को चूज करो। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फाइबर्स हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं एक और चीज बता रही थी तुम लोगों को, ये जो नायलॉन होता है ना, नायलॉन इज आर्टिफिशियल एंड फर्स्ट मैन मेड फाइबर होता है। और ये जो नायलॉन होता है ना, ये 2 टाइप्स में प्रेजेंट होता है हमारे नेचर में, सॉरी नेचर नहीं, हम बना सकते हैं, इसको बनाते हैं, यूज होता है। एक तो होता है नायलॉन 6 और एक होता है नायलॉन 6-6, ये याद रखना। ठीक है, एक तो क्या होता है नायलॉन 6 और एक होता है नायलॉन 6-6। ठीक है, तो जो नायलॉन 6 है और जो 6-6 है, जो हम 6 वर्ड यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं पोजीशन का। ठीक है, कार्बन एटम की पोजीशन क्या है उसमें, तो इसमें जो नायलॉन 6 है, ओके, और जो नायलॉन 6-6 है, तो इसमें 2 मोनोमर्स होते हैं आपके। ठीक है, हेक्सामेथिलीन होता है इसमें और एडिपिक एसिड यूज करते हैं हम। इसमें क्या होता है, नायलॉन 6 में कैप्रोलैक्टम होता है। मैंने तुम्हें इस चैप्टर के जो रिवीजन नोट्स हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, मैं तुम्हें एक बार नोट्स लिखाए थे समरी, तो यू कैन गो थ्रू इट। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं। नेचुरल फाइबर्स की एडवांटेजेस ये होती हैं, एक तो नेचुरल फाइबर्स ना आसानी से फायर को कैच नहीं करते। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स ना इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो फायर को कैच नहीं करते हैं। दूसरी बात, वो इजीली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो, और हमारे बॉडी को वो सूदिंग इफेक्ट
प्रोवाइड करते हैं, तो इससे हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जहाँ अगर हम नेचुरल फाइबर्स की डिसएडवांटेजेस की बात करें कि क्यों हमें सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ आना पड़ा, नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं ना वो कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और उनका जो हमें टेक केयर करनी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें ना मोत मतलब कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है। कॉटन तुमने देखा होगा। दूसरा कि वो अगर हम उन्हें धोते हैं, है ना, वॉश करते हैं, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा गुड एब्जॉर्बर ऑफ वो वाटर होते हैं, तो इसलिए बहुत देर में सूखते हैं वो, है ना, और उनको आयरनिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रेस करना पड़ता है उनको पहनने से पहले। तो some disadvantages are also there for natural fibers and some advantages of natural fibers also there। ठीक है, तो ये सब तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गई। अब हम आते हैं अपने सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ। सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जो सिंथेटिक फाइबर होता है ना आपका, सिंथेटिक फाइबर उसकी एडवांटेजेस ये हैं, एक तो उनको आयरनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उनको हम आराम से और आयरनिंग की ज़रूरत नहीं है, प्लस वो सबसे जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात उनको कहीं, और वो इजीली ड्यूरेबल होते हैं, उनको तुम रख सकते हो, एक्सपेंसिव नहीं होते। ठीक है, खर्च भी उसमें ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, उनके प्रोडक्ट जो होते हैं थोड़े से चीप होते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की तरफ आए तो डिसएडवांटेजेस इनका ये है कि एक तो ये फायर को इजीली कैच कर लेते हैं, इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि किचन में अगर हम काम कर रहे हैं तो नायलॉन या ऐसे क्लोथ्स को हमें वेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आराम से वो कर सकते हैं। दूसरी बात, जब ये जलते हैं ना तो दे क्रिएट हार्मफुल गैसेस, और ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। गॉट इट? ओके, अगर हम अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लास्टिक पे। जब हम सिंथेटिक केमिकल को यूज़ करके कुछ चीज़ बनाते हैं ना, तो अगर वो सिंथेटिक केमिकल जो है वो रेजिन के रूप में, हार्ड रूप में हमें प्रोड्यूस हो जाता है, और हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, सुखा के उसको कोल्ड करके डिफरेंट आर्टिकल्स में उसे मोल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, तब वो कहलाता है प्लास्टिक, हार्ड मटेरियल। ठीक है, केमिकल्स का जो हार्ड मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है प्लास्टिक। जो प्लास्टिक होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनकी जो वर्ड मीनिंग है ना वो इन्हीं के नाम में छुपी हुई है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो मतलब हीट, ठीक है, वो प्लास्टिक जो हीट देने से मोल्ड हो जाएं, उनसे डिफरेंट आर्टिकल्स बार बार बनाए जा सके। फॉर एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर भी पॉली वर्ड जुड़ा है, तो इसका मोनोमर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में मोनोमर कौन है? इथीन। ठीक है, और एक होता है पीईटी, पॉलीथाइलिन टेट्राथैलेट, पॉलीथाइलिन टेट्राथैलेट। तो इसमें क्या होता है? पीईटी तुमने देखा होगा, हमने हमारी जो पानी की बॉटल्स होती हैं, पानी की बॉटल्स क्या होती हैं, नीचे उसमें लिखा होता है पीईटी जार्स। ये क्या होते हैं? जनरली हीट रेजिस्टेंट, कोरोजन रेजिस्टेंट, लाइट वेटेड, ड्यूरेबल, ये सारी चीजें होती हैं। तो पीईटी जो होती है वो अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मानी जाती है, पीईटी। ओके, तो थर्मोसेटिंग पे आते हैं हम। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होती हैं जिनको, अच्छा, इन सब प्लास्टिक को भी पॉलीमराइजेशन तरीके से ही बनाया जाता है। ठीक है, मोनोमर्स को ऐड करते हैं और पॉलीमर्स बन जाते हैं। तो वो भी प्लास्टिक को भी इसी तरीके से बनाया जाता है, मोनोमर्स को ऐड करके, लेकिन वो बस हार्ड होती है। ठीक है, उसको मोल्ड किया जा सकता है बार बार। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको हीट देने पर भी मोल्ड ना कर सके हम। एक बार बस मोल्ड कर दिया, एक चीज बना दी तो सेट हो गई। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन। अच्छा, जो थर्मोप्लास्टिक होती है ना उसमें मोनोमर का अरेंजमेंट लीनियर होता है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उसमें मोनोमर्स का अरेंजमेंट क्रॉस लिंक्ड होता है। तो अगर तुमसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए ना कि बेकेलाइट में कैसा अरेंजमेंट होता है मोनोमर्स का, तो यू विल गिव आंसर क्रॉस लिंक्ड। थर्मोप्लास्टिक का अरेंजमेंट कैसा होता है? लीनियर, एंड थर्मोसेटिंग का कैसा होता है? क्रॉस लिंक्ड। ओके, तो अब इनके एक बार यूज और देख लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक तो तुम समझ ही गए होगे, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो उनका तुमने देखो सैनिटरी में होता है, पाइप बनाए जाते हैं। पॉलीथीन, दिस यू नो वेरी वेल। पीईटी, जार्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब थर्मोसेटिंग की बात करते हैं। जो बेकेलाइट होता है ना,
बेकेलाइट। जो लाइट प्लास्टिक होता है ना, उसमें क्या होता है कि बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और ये जो होता है ना हीट रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए कुकर के हैंडल जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जितने भी होते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं? बेकेलाइट के। कुकर के हैंडल, यूटेंसिल्स के हैंडल और जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? बेकेलाइट के। दूसरा आता है मेलामाइन। मेलामाइन जो होती है ना वो फायर प्रूफ प्लास्टिक होती है। ये तो हीट प्रूफ है बेकेलाइट, और ये कौन है? फायर प्रूफ। तो जो मेलामाइन जो होती है ना, मेलामाइन की प्लेट्स तुमने देखी होंगी, और मेलामाइन के जैसे जो फायर एक्सटिंग्विशर जो आते हैं ना, फायर वर्कर्स, उनके जो कोट होते हैं उनमें भी मेलामाइन की कवरिंग हो रही होती है। ठीक है, अब आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में क्या होता है? नॉन स्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर मैं किसी यूटेंसिल पे टेफ्लॉन की कोटिंग कर दूं ना ऊपर उसकी सरफेस पे, तो उसकी सरफेस पे वो किसी चीज को ना स्टिक नहीं करेगी अपने। हीट तो उसमें होगी लेकिन वो अपनी किसी चीज को स्टिक नहीं करेगी। तो एंटी स्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है किसमें? टेफ्लॉन में। तो जो तुम देखते हो ना नॉन स्टिक तवे होते हैं, नॉन स्टिक कुकर्स होते हैं, उसमें किसकी कोटिंग होती है? टेफ्लॉन की। ठीक है, तो दोबारा से बताती हूँ एक बार। बेकेलाइट, कुकर के हैंडल, यूटेंसिल्स के हैंडल, कुकर भी यूटेंसिल में आता है, यूटेंसिल के हैंडल। मेलामाइन जो होती है वो फायर प्रूफ होती है, और ये क्या बनाया जाता है? मेलामाइन की प्लेट्स हैं, मेलामाइन की जो फायर कोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फायर जो मैन होते हैं उनके कोट्स की कवरिंग की जाती है। टेफ्लॉन जो होती है एंटी स्टिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, और इसको यूटेंसिल्स के ऊपर सरफेस पे कोट किया जाता है। अच्छा, तुम्हारी ना बुक में एक नहीं है कोरोसील। जो कोरोसील प्लास्टिक होती है ना वो वाटर प्रूफ होती है। कोरोसील, ध्यान से सुनना, कोरोसील, यहाँ लिख देती हूँ, दिखे तो शायद, कोरोसील। कोरोसील जो प्लास्टिक होती है ना वो वाटर प्रूफ होती है, और जो हम बाथरूम में जो कर्टेन लगाते हैं, है ना, तो बाथरूम में एक पोर्शन में कर्टेन लगाते हैं, वो गीले नहीं होते वो कर्टेन्स। तो कर्टेन्स किसके बने होते हैं? कोरोसील प्लास्टिक के, कोरोसील। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन जनरली बच्चे पूछते हैं कि मैम फ्रिज के हैंडल किससे बने होते हैं? ठीक है, तो जो फ्रिज के हैंडल्स होते हैं वो पॉलीस्टाइरीन से मिलके बने होते हैं। यहाँ जगह नहीं है, लेट मी राइट हेयर, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, तो जो पॉलीस्टाइरीन है वो पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, वो पॉलीस्टाइरीन से कौन बने होते हैं? फ्रिज के हैंडल्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, वी हैव टुडे वी स्टडीड अबाउट fibers, synthetic fibers and plastics and their uses. Now coming to प्लास्टिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। प्लास्टिक की एडवांटेज ये है कि ड्यूरेबल होती है ना, उसमें कोरोजन नहीं होता, खराब नहीं होती वो। ठीक है, और लाइट वेटेड होती है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, महंगी नहीं होती है वो। ठीक है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो मेन डिसएडवांटेज पता है क्या है प्लास्टिक का? मेन डिसएडवांटेज ये है कि डिस्पोजल प्रॉब्लम है। अगर क्या होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सॉइल में मिक्स ना हो। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो सॉइल में मिक्सअप हो जाता है ना मटेरियल, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी चीज पे अटैक करे और वो मिट्टी में मिक्स हो जाए, वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। लेकिन जो प्लास्टिक होती है ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, और जो चीज मिट्टी में नहीं मिल रही वो तो मिट्टी पे ही पड़ी रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम उसको इधर उधर फेंक देते हैं तो हमारे एनिमल्स उसको ईट कर लेते हैं, ड्रेन्स, नालियां चौक हो जाती हैं। ठीक है, और वो डिग्रेड ही नहीं हो रही, चाहे वो अंदर स्वेलो कर लेते हैं तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्पोजल इश्यू। तो उसके लिए मैंने डिस्कस किया था, उसके लिए 5 R's यूज किए जाते हैं। गॉट इट? 5 R's क्या होते हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। ठीक है, क्या थे? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, रिफ्यूज। मतलब रिड्यूस, हमें प्लास्टिक का अगर हमें जरूरत नहीं है तो हमें रिड्यूस करनी चाहिए प्लास्टिक। अगर हम हमारे पास जूट के बैग्स हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं, तो हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं लेने चाहिए, अपना जूट के बैग यूज करने चाहिए चीजों को लेने के लिए। अनवांटेड मटेरियल्स हमें प्लास्टिक में रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास हम कैरी कर सकते हैं तो हमें अपने बैग्स कैरी करने चाहिए।
रीयूज का मतलब ये है कि एक बार चलो हम प्लास्टिक ले भी आए कोई चीज, तो ऐसा नहीं है कि उस प्लास्टिक को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते किसी और चीज के लिए, ठीक है। तो वो एक बार जो प्लास्टिक यूज अप हो चुकी है उसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकिल का मतलब ये होता है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उनको हम किसी कंटेनर में किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल उसे हम गला दें और गला के किसी और चीज कुछ और चीज उसको बना लें, तो रिसाइकलिंग कर सकते हैं हम उसकी। रिकवर का मतलब ये होता है कि जब हमने रिड्यूस कर दिया, हम नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, और हमने रिसाइकिल भी कर दिया उसको, है ना, और रीयूज भी कर लिया, फिर भी हमारे पास प्लास्टिक है जो बच रही है, जो नहीं यूज हो सकती, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि वो एनर्जी रिसोर्सेज की तरह यूज हो जाए। तो सारी प्लास्टिक को हमें कंटेनर में केमिकल मेथड्स के थ्रू हीट प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब रिकवर का मतलब ये होता है कि जो प्लास्टिक है ना उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के सोर्स बना देना, तो कहलाता है रिकवर कर देना। रिफ्यूज का मतलब ये होता है कि अननेसेसरी, अगर हम चाह रहे हैं, अगर हम अननेसेसरी मन नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है उस प्लास्टिक चीज़ को खरीदने की या परचेज करने की या यूज़ करने की, तो उसे रिफ्यूज़ करो, ठीक है। रिफ्यूज करना चाहिए हमें। अगर हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं, लंच बॉक्सेस हैं जैसे हमारे, हम प्लास्टिक की बदले ग्लास का यूज कर सकते हैं, स्टील का यूज कर सकते हैं, तो अननेसेसरी जरूरी नहीं है प्लास्टिक यूज ही करें, तो रिफ्यूज टोटली रिजेक्ट हमें कर देनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ योर थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, और मैं तुम्हें इसके नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो इसको एक बार तुम पढ़ना, लर्न करना, और कोई डाउट हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना। गॉट इट? थैंक यू।